You will be more comfortable if I use the bilingual method. Bilingual method means if I communicate in Hindi and in English also, so that you may comprehend more things. If I am speaking from here, you may be able to comprehend and understand the thing and use the knowledge which I am giving you, which I am imparting you in a proper manner in your examination and also in your life. Because I am talking about life, because the topic which I am taking today is interpersonal skills and communication skills. Okay, two topics I'll take today. They are interconnected with each other, both the topics, interpersonal skills and communication skills, है ना. Apparently ये दोनों चीज़ें एक सी दिखाई देती हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक सी नहीं. They are the two different things. इसमें एक चीज़ बहुत व्यापक है, एक चीज़ का सेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर है, और एक चीज़ जो है वो उसमें समाहित है. When we are talking about, जब भी हम क्लास में कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले हम कोई पोइट्री अगर पढ़ाते हैं, कोई प्रोज सेक्शन लेते हैं या कोई भी हम पीस लेते हैं, तो उस पीस का जो टाइटल होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं. माई मेन मोटो इज हेयर, जो भी टॉपिक मेरा है, द टॉपिक इज हैविंग द फंक्शनल इम्पोर्टेंस. फंक्शनल, यू अंडरस्टैंड, फंक्शनल मीन्स इसका प्रयोजन मूलक है, इसको हम प्रयोग में लाते हैं. The topic is important for your practically day-to-day life, and also when you are appearing for the interview and also for your written examination. It will serve, my lecture will serve three purposes of yours. First of all, it will help you in your written examination. Second of all, it will help you to clear and to be confident in your interview. And thirdly, and the main purpose is to be confident when you are dealing with some other person in your day-to-day life. क्योंकि डे टू डे लाइफ में भी हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिवनेस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस की ज़रूरत होती है. एम आई क्लियर? ओके. नाउ एज आई एम हैविंग टू टॉपिक्स, तो ये दोनों टॉपिक में दो डिफरेंट क्लास में आपके साथ डील करूँगा, क्योंकि जिससे आप लोग भी कंफ्यूज ना हो और मेरे लिए भी टॉपिक के साथ डील करना और उसके साथ जस्टिफाई करना बहुत आसान हो जाए. पहली चीज़ जो हमने देखी वो है इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसे हम कहते हैं IPS. बहुत से लोग चौंक जाएंगे, IPS क्या? इंटरपर्सनल स्किल्स. और यू माइट कॉल इट और यू माइट कॉइन इट IPCS, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स. व्हेन आई एम टेकिंग इंटरपर्सनल, आई एम स्पीकिंग अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड वर्ड. एक बहुत अच्छा सा शब्द इसमें आ रहा है, पर्सनल. जब कोई भी चीज़ पर्सनल आती है तब हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं. आपसे पर्सनली कोई कुछ कह देता है तो आप फौरन दिल पे लगा देते हैं और कहते हैं तुम तो फेल हो जाओगे, तुम पास नहीं होगे. पर्सनली लगा लिया और अब मैं बहुत मेहनत करूँगा और मैं पास हो जाऊँगा. तो जब ये टर्म आती है, ये कॉइन करते हैं हम वर्ड पर्सनल, इट डायरेक्टली हिंटेड एट पर्सनैलिटी. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरपर्सनल स्किल्स, skills means quality, skills means ability, skills means अगर हम हिंदी में कहें दक्षता या किसी भी कार्य को करने की क्षमता. एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सोना, पर्सोना कहते हैं, पर्सोना वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है पर्सनैलिटी की. मैं यहाँ पे पर्सनैलिटी को भी बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि पर्सनैलिटी को समझे बिना इंटरपर्सनल स्किल्स को समझा बिल्कुल एकदम इम्पॉसिबल कार्य है. क्योंकि एज we are born with certain attributes from the great God. Attributes means कुछ ऐसे वरदान होते हैं. We are the blessed person that we are taking birth as a human being, and human being is having many parts, or we can say human being is able to do, able to perform, able to accomplish many tasks in his or her life. Is it true? सही बात है कि एक मानव के अंदर ही वह क्षमता होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर पाए या अकॉम्प्लिश कर पाए. व्हाई? बिकॉज अ ह्यूमन पर्सनैलिटी इज अ बंडल ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज, और रादर वी कैन से इज अ बंडल ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज. पोटेंशियल, उसके अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, उसके अंदर पोटेंशियल, उसके अंदर बहुत सारी दिव्यताएं होती हैं जो एक से दूसरे में. वी आर हैविंग पर्सनल डिफरेंसेस, वी आर हैविंग ऑन द स्केल ऑफ पर्सनैलिटी, वी आर हैविंग डिफरेंट ट्रेट्स. हम में भागने की क्षमता, हम में लिखने की क्षमता,
हमें पढ़ने की क्षमता है, हमें बिल्डिंग की क्षमता है, हमें डिस्ट्रक्ट करने की क्षमता है, हमें सुनने की क्षमता है, तो बहुत सारी क्षमताओं का बंडल है। एंड व्हेन वी आर यूजिंग these personality traits in order to develop a kind of relationship, it becomes interpersonal skills. जब हम इन क्षमताओं का प्रयोग दूसरे व्यक्ति से संपर्क या संबंध स्थापित करने में करते हैं, तो इन कौशलताओं को, इन दक्षताओं को इंटरपर्सनल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतर्वैयक्तिक विशेषताएं या अंतर्वैयक्तिक कौशल। फॉलो कर रहे हैं? जहाँ नहीं समझ में आए आप पूछ सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वन सेशन आई गिव यू 5 to 7 minutes to ask your queries. ओके, अब हमने ये समझा कि हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं का उपयोग हम डिफरेंट चीज़ों को प्राप्त करने में करते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें है, हम किस चीज़ के लिए डरे रहते हैं? क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें अकेलेपन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो हम दूसरों के साथ मितव्ययी संबंध स्थापित करने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। और उस कोशिश में हमारे सामने हमारे अंदर जो स्किल्स, दक्षता होती हैं, वो हमारे लिए कार्य करती हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स आर द मीडियम्स और दे आर द सोर्सेज विद विच we develop a kind of relationship with other people in the society. This relationship can be of different type. बहुत तरीके के, हम पहले इंटरपर्सनल रिलेशंस को ही समझ लेते हैं, IPR को ही समझ लेते हैं। डिफरेंट टर्म्स हैं ये, IPS एंड IPR। IPR को पहले समझेंगे। IPR का मतलब हुआ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिफरेंट तरीके से हो सकती है। किसी की शादी होती है तो दो व्यक्ति के बीच में आपसी सामंजस्य होता है। किसी की मित्रता होती है तो दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। किसी का सगा संबंधी या रिश्तेदार होता है तो दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं। बहुत तरीके का आधार हो सकता है, लेकिन जो आधारभूत चीज़ होती है, जो इसका अस्तित्व होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, वो अस्तित्व दो तरीके से खाली होता है। कौन से दो तरीके से होता है? एक तो हम लोगों से सोशली जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? सामाजिक रूप से जुड़ते हैं, शादी ब्याह फंक्शन परिवार, इस तरीके से हम दूसरों से जुड़ते हैं। और दूसरे सांस्कृतिक रूप से हम जुड़ते हैं। भारत के सभी लोग आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं? एक बंधन में बने हैं, बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम कल्चरल हेरिटेज, दैट इज वाई दे आर इंटरपर्सनली कनेक्टेड। Follow my point? They are interpersonally connected because they are sharing or they are proud to be associated with the similar kind of cultural heritage. ये बात हुई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्यों आवश्यक होती है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण होती है? अब हम धीरे धीरे अपने टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। मेन चीज़ें हमने समझ ली कि हमारे सामने एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को उपयोग वो व्यक्तित्व अपने संबंधों को बनाने में, उन्हें डेवलप करने में और उन्हें मेंटेन करने में लगाता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए अंतर्वैयक्तिक संबंध जो है वो सामाजिक संपर्क साधने का सूत्र है, जो कि मनुष्य की एक महती आवश्यकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा संबंध सामाजिक प्रक्रिया का सूत्र है? अंतर्वैयक्तिक संबंध या अंतर्वैयक्तिक स्किल्स आपके सामाजिक संबंधों का सूत्र है। इसी के द्वारा आप अपने जो रिलेशन है उनको प्रॉपर करते हैं या जो रिलेशन है उनको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आधार तत्वों का काम करती हैं आपके अंतर्वैयक्तिक संबंधों के डेवलपमेंट। अंतर्वैयक्तिक संबंध जब आपके विकसित होने चाहिए तो वो किस तरीके से विकसित होते हैं? उनको विकसित करने में कौन कौन से तत्व हैं जो आपके लिए कार्य करते हैं? किसी को भी अंतर्वैयक्तिक संबंध डेवलप करने हैं। मान लीजिए क्लास के इस बच्चे को स्टूडेंट से एक रिलेशन डेवलप करना है दूसरी,
तरीके से आवश्यकता होगी, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज बीइंग नीडेड इन बिटवीन दीज टू पीपल। अगर ये ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे तो इनके बीच में मित्रता स्थापित हो जाए, रिलेशन स्थापित हो जाए। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इन ऑर्डर टू डेवलप अ काइंड ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, interpersonal skills must be developed up to the moderate level। मैं ये नहीं कह रही कि एक व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से हर समय बोलता ही रहे, इससे तो मित्रता डेवलप हो जाए। नहीं, अगर वो नहीं भी बोलेगा और थोड़ा बहुत बोलेगा, लेकिन साफ शब्दों में अपनी बात को कहेगा, स्पष्ट शब्दों में अपने विचार का आदान प्रदान ये लोग करेंगे, तो इन लोगों के बीच में एक मित्रात्मक संबंध या जिसे हम कहेंगे अंतर वैयक्तिक संबंध स्थापित हो जाएंगे। तो कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसके द्वारा समाज का एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के साथ में, समाज का एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में अंतर वैयक्तिक संबंध स्थापित कर पाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इफ यू रियली विश टू राइट इट डाउन तो आप इनको लिख सकते हैं। अंतर वैयक्तिक संबंध स्थापित करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी जो है वो है आपकी इफेक्टिव वर्बल स्पीकिंग, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, प्रभावी लिखित कम्युनिकेशन, नहीं बोलने वाला, अलिखित कम्युनिकेशन, प्रभावी अलिखित कम्युनिकेशन। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग। एज आई टोल्ड यू कि दो व्यक्ति जब एक दूसरे से आपस में बात करते हैं तो उनके बीच में आसानी से एक अंतर्वैयक्तिक संबंध स्थापित हो जाता है। ये एक कौशल है व्यक्ति का, ये एक विशेषता है व्यक्ति के बीच में। सेकेंड पॉइंट है इसमें इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, संकेतों के माध्यम से कम्युनिकेट करना। जैसे अभी एक बच्चा वहाँ से आया, उसने बोला ही नहीं कि may I come in, he entered inside the class and he just nod his head and I understand from his non-verbal communication, उसने बोले बिना अपनी बात को समझा दिया। तो this is the effective type of non-verbal communication, बोले बिना अपनी बात को समझा दिया। तो उस बात को हम समझ गए, तो कैसा संबंध स्थापित हो गया? एक टीचर और टॉट का संबंध स्थापित हो गया। He entered the class because he was able to do the effective non-verbal communication. 2, number 3, good listening. If you want to develop really good kind of interpersonal skill, so you have to be a good listener. There are 2 words, listening and hearing. You understand the meaning of these 2 words? What is the meaning of these 2 words? आपने comprehension पढ़ी है। comprehension में आपको 2 चीज़ बताई जाती है, और मैं पूछ इसलिए रही हूँ आपका कि मेरा टॉपिक ऐसा है communication। कम्युनिकेशन खाली इस तरफ से नहीं होता है, उस तरफ से भी होता है, और तभी वो इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन है। इंटरएक्टिव क्लास इज द बेस्ट क्लास, जहाँ पर टीचर और टॉट दोनों ही सहभागिता करते हैं। मैम लेकिन जो हमारा ये जो टॉपिक है इंटरपर्सनल स्किल्स का, तो जो ये हमारा प्री का सेकंड पेपर होता है शीशेट, उसमें आता है। तो उसमें ये जैसे एक टॉपिक दिया रहता है कि जैसे कोई घटना घटी है समाज के अंदर, तो उसमें सिविल सेवक को क्या निर्णय लेना चाहिए, उस तरीके के क्वेश्चन तो उसमें आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। जी सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इंटरपर्सनल स्किल। खाली आपको एक अगर मेरे को ये टॉपिक दिया जाता है इंटरपर्सनल स्किल, और मैं आपको आते ही सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और क्या कहते हैं रिसोर्सफुलनेस और सोशल अवेयरनेस, और उसके पश्चात में आपकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही चीज़ें आपको समझाऊंगी। हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं धीरे धीरे हमेशा जो लर्निंग का जो मोड होता है हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ नहीं होना चाहिए, है ना। डोंट बी डिराइवेटेड। हो सकता है आप CSET का पेपर दे रहे हो, लेकिन और लोग जो और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को और चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए। आई एम कमिंग। अच्छा, सिविल सर्विस, ओके, सिविल सर्विसेज का ही बैच है ये। तो मुझे इस बैच में ऐसा कोई लग नहीं रहा कि सिविल सर्विसेज के हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन अभी कर चुके हैं। अभी स्टार्टिंग ही है। हाँ,
हाँ, इट इज़ जस्ट ए स्टार्टिंग। मैं धीरे धीरे उन चीज़ों की तरफ आ रही हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, अकाउंटेबिलिटी, सोशल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी ना आपके टॉपिक में। हाँ, तो ये किस में आती है, ये क्या है? ये इंटरपर्सनल स्किल्स का ही एक पार्ट है। हाँ, इंटरपर्सनल स्किल्स का एक पार्ट है। तो ये एक पार्ट है, एक पार्ट के साथ डील करना यानी कि दूसरे पार्ट्स के साथ इनजस्टिस करना। तो दूसरे पार्ट्स को भी हम इसमें समाहित करके चलेंगे, तभी आपका एक कॉम्पैक्टनेस आएगी और तभी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ये बात की चीज़ें हैं, ठीक। अब आप ये बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्बल और व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? लिसनर एंड स्पीकर होता है। Hearing and listening both are the words which directly hinted towards the quality of, सुनने की क्षमता की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन इन दोनों में भी बेसिक डिफरेंस है। क्या बेसिक डिफरेंस है? Hearing and listening. Hearing means सुनना और hearing मतलब कोई भी बात सुन सकते हैं, जैसे मतलब किसी एक कंसंट्रेट करके। yes, you are coming directly to the point. Hearing and listening, these two are different word. एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक अच्छी इंटरपर्सनल स्किल क्या है? लिसनिंग। इट इज़ नॉट हियरिंग। हियरिंग का मतलब एब्रप्टली आपने कोई बात सुन ली और उसके बाद सुनकर आप भूल गए क्योंकि वो आपके मतलब की थी भी या नहीं भी। लिसनिंग इज यू आर लिसनिंग विद कॉन्सेंट्रेशन सम वर्ड और समथिंग and then you are applying this kind of knowledge in your day to day life. उस knowledge को आप use कर रहे हैं तो वो आपकी listening capacity में आता है। और एक अच्छी interpersonal skill क्या होती है? आपकी listening ability, आपकी सुनने की क्षमता। नेक्स्ट जो आती है इसमें वो आती है आपका disciplined behavior. Behavior causes are there because in your interview you are going to get, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल टर्म और इसमें जो है बिहेवियर पैटर्न्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आपका व्यवहार किस तरीके का है उसके बेस पर भी आप अपने अंतर्वैयक्तिक संबंधों को स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है जो वो बच्चा कह रहा था, सामाजिक जागरूकता। इफ़ यू आर नॉट सोशली अवेयर, if you are not able to understand what are the duties of the good citizen of India, what we should do in order to develop our country, then you will lose your interpersonal skills. आपके अंदर interpersonal skill नहीं मानी जाएगी, चाहे आप कितने अच्छे ही श्रोता हो, चाहे आप कितने अच्छे ही listener हो। ये एक first and foremost quality मानी जाती है सामाजिक जागरूकता। Socially you should be aware about your duties, about your जो भी whatever things you are being given, you should be able to do it in the context of your society. Socially aware. Next इसमें आती है जो interpersonal skill होती है, the person he was talking about, that is problem solving attitude. And problem solving attitude अपने साथ में बहुत सारी विशेषताओं को समाहित रखता है। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के अंदर? यू शुड हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, ओनली देन यू कुड हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं? ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे आप? जब आप एनालिटिकल चीज़ें भी, आपको किसी भी प्रॉब्लम के प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ों के अंदर डिसाइड करना कि कौन सी चीज़ सही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी भी चीज़ के लिए निर्णय ले लिया बिना ये सोचे कि हम जिस व्यक्ति के लिए, जिस समुदाय के लिए ये निर्णय ले रहे हैं उनके लिए ये निर्णय ठीक है या नहीं है। आपको क्या करना है? दोनों चीज़ों को सोच के कि जब हम ये निर्णय ले रहे हैं तो ये निर्णय उस समुदाय के व्यक्ति के लिए बहुत सही होना चाहिए। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो कि आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बढ़ाने में और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मजबूत करने में आपकी बहुत सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। और कुछ पूछना है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के बारे में?
समथिंग यू रियली विश टू आस्क जो मैंने कवर नहीं किया है? वैसे तो हो गया है, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए कैसे क्या स्किल्स, माइंड कैसे उसको डेवलप करेंगे, इस बारे में आप प्रॉपर माइंडसेट, सेल्फ मैनेजमेंट, जी। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एनालिटिकल पावर। जी यू हैव टू बी हैव एनालिटिकल पावर। आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। जी विश्लेषण करने की क्षमता कैसे आती है? क्योंकि मैं इंग्लिश की हूँ और इंग्लिश का एक बहुत ही बढ़िया एक लाइन है, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है जो कि फादर ऑफ इंग्लिश एसेस ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। वो आपके लाइफ टाइम में गारंटी करती हूँ कि आपके काम आएगा। रीडिंग मेकeth अ मैन परफेक्ट, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन। तो सब फ्रांसिस बेकन, ओके। तो रीडिंग मेकeth अ मैन परफेक्ट। एनालिटिकल पावर आपके पास कैसे आती है? आप किसी चीज़ को एनालाइज कैसे करते हैं? आप लॉजिकली साउंड कैसे होते हैं? बिकॉज इफ यू आर हैविंग द प्रॉपर एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ सर्टन, ओनली देन यू कैन एनालाइज कि ये चीज इस डायरेक्शन में जा रही है, ये सही है या गलत। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी, लिटिल नॉलेज होगी, तो आप उस एनालिटिकल पावर का यूज ही नहीं कर पाएंगे, मिस यूज करेंगे, है ना। यू आर हैविंग अ लॉजिकल सेंस। किसी व्यक्ति का कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके अंदर नॉलेज कम होती है। जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी। जिस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति जो थे वो बहुत अच्छा कर रहे थे, तो लोगों ने ये कहा कि अब तो रशिया को क्या करना पड़ेगा, रशिया को पछताना पड़ेगा, रशिया हैज टू रिपेंट। उन्होंने किस चीज पे कहा? दे आर नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ द प्रॉपर वार स्किल्स ऑफ रशिया, and that is why they have given, is it the right judgment or the judgment was wrong? Is it the right analysis or the analysis was wrong? Analysis was completely wrong because they are not having the total or the right analysis of the war skills of Russia. तो एनालिटिकल पावर के साथ साथ में आपकी इंटेलिजेंस और आपकी जो नॉलेज है वो दोनों आपका साथ देती हैं किसी भी प्रॉब्लम को बनाने के। एक बहुत ही अच्छे क्रिटिक हैं जिन्होंने ये बात कही है कि ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द वर्ल्ड, बट व्हेन वी आर मेकिंग रिलेशंस, आवर रिलेशंस रिफ्लेक्ट आवर ओन एटीट्यूड। जिस तरीके के आप रिलेशन डेवलप करते हैं तो उन रिलेशंस में आपका खुद का एटीट्यूड झलकता है। तो कभी कभी आप क्या करते हैं कि किसी कॉमन सेंस के आधार पर, विदाउट गेनिंग द नॉलेज, जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, द केस इज बीइंग गिवन टू यू। ये एनडीए में भी होता है, सीडीएस में भी होता है और सीडीआई में भी होता है कि सर्टेन केस इज बीइंग गिवन टू यू एंड देन यू हैव टू जज कि वेदर यू हैव टू टेक अ डिसीजन। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड खाली होने से काम नहीं चलता है, डिसीजन मेकिंग भी करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इन दोनों चीज़ों के बीच में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महती है, वो है आपकी लीडरशिप स्किल्स। आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। आपने डिसीजन ले लिया, लेकिन आपका डिसीजन आपने सही लिया समुदाय के लोगों के लिए, लेकिन अगर समुदाय के लोग उस डिसीजन को मान नहीं रहे हैं तो आपके डिसीजन का कोई मतलब नहीं बनता। आप डिसीजन तभी ले सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। आपको केस स्टडी दी जाती है कि समाज में, मान लीजिए ये कोरोना वायरस ही आया था और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, ही वॉज द लीडर एंड दिस केस वॉज बीइंग पुट अप टू हिम कि अभी बाहर कोरोना फैल गया है तो बाहर से आने वाली जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो बंद कर देनी चाहिए। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको उसी समय वो डिसीजन ले लेना चाहिए था, लेकिन ही वॉज हैविंग द मोर लीडरशिप क्वालिटीज़। उन्होंने कहा कि अभी हम चेकिंग करके, अभी कोरोना इतना नहीं फैला है, अभी हम चेकिंग करने के बाद ही लोगों को अंदर जाने देंगे, इंडिया में आने देंगे। और वो उनका क्या था उस समय, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, ये बहुत सारे तथ्यों के ऊपर निर्भर करता है। अगर सिर्फ बीमारी को ही हम देखें
तो हम क्या करते कि हम सारी चीज़ों को बंद कर देते। ये सही डिसीजन होता? नहीं, सही डिसीजन नहीं होता। ये सही इससे डिसीजन नहीं होता। international relations इससे हमारे इंटरनेशनल रेवेन्यू पे फर्क पड़ता, जी। लोगों के लोगों के जीवन के ऊपर इसका फर्क पड़ता। व्यवसाय को छोड़कर जो लोगों का जीवन होता उनको ऐसा लगता कि उनको जेल में बंद कर दिया गया है, कहीं जाने की और आने की आज़ादी नहीं। तो बीइंग द लीडर ऑफ द होल कंट्री ही विजुअलाइज द होल सिचुएशन। इसीलिए हम कहते हैं लीडर को कैसा होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, फार साइटेड होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एम आई कमिंग टू योर पॉइंट? तुम्हारे पॉइंट तक आ रही हूँ? जी मैम, जी। डिसीजन मेकिंग में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। अगर सिर्फ आपसे ये कह दिया जाए कि ठीक है आपने डिसीजन ले लिया कि आप आज ये क्लास अटेंड करेंगे, डिसीजन लेने से पहले आपने ये देखा कि हाँ ठीक है जीएफ कॉलेज में क्लास अटेंड करूँगा, वहाँ पर लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का एटमॉस्फेयर है। यही किसी आपको किसी और स्कूल में या किसी और कॉलेज में भेजा जाता तो प्रेफरेबली आप मना कर देते। ये एक छोटा सा डिसीजन एक व्यक्ति का डिसीजन है, लेकिन जब आप एक नेता होते हैं, जब आपके अंदर डेवलपमेंट क्वालिटी, आपको डिसीजन सिर्फ अपने लिए नहीं लेना, ये डिसीजन मेकिंग अपने लिए नहीं है। व्हेन वी आर टॉकिंग इट इनटू द कंसर्न ऑफ इनटू द रेफरेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल स्किल, ये इंटरपर्सनल स्किल इंडिविजुअल के लिए नहीं है, डिसीजन इंडिविजुअल के लिए नहीं है। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज नॉट फॉर द इंडिविजुअल, इट इज फॉर द होल सोसाइटी, और रादर इन अ बिग सेंस इट इज फॉर द होल नेशन, इट इज फॉर द होल यूनिवर्स। So if you are taking a decision, the decision have some very important components with it. बहुत सारे इसमें components होते हैं। उस समय की सोसाइटी की स्थिति, अर्थव्यवस्था, सोशल, इकोनॉमिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, all these things, all these parameters are taken into concern in order to take a decision. Only then your decision making power, only then your problem solving attitude is going to work for the welfare of the person, for the welfare of the society and for the welfare of the nation. तो ये सारी चीज़ें जब आप एक संगठित रूप में समाहित कर और फिर जब आप अपना डिसीजन लेते हैं तो उस समय आपकी ये मानी जाएगी कि आपके अंदर ये इंटरपर्सनल स्किल जो है वो डेवलप्ड है। आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी केस में आप डिसीजन ले सकते हैं। अब इसी के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है, मोदी जी ने ये निर्णय ले लिया कि ठीक है हमें क्या करना है, हमें कोरोना के टाइम में कुछ चीज़ें बंद करनी है, कुछ चीज़ें खोल देनी है। अब उन्होंने ये निर्णय लिया तो उसके साथ में दो चीज़ें और क्या जोड़ी। एक तो मैंने आपको बता दिया सोशल अवेयरनेस, ही वॉज अवेयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और दो चीज़ें उसके साथ में क्या जुड़ी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके आई हैव टेकन दिस डिसीजन एंड आई एम होल एंड सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर मुझे अपनी सत्ता भी छोड़नी पड़ी तो मैं अपनी सत्ता छोड़ दूँगा। ये कोरोना का एग्जाम्पल और राजनीति से एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी ये करंट है, आप इससे आसानी से चीज़ों को समझ लेंगे। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज़ होगी कि ठीक है मैं ले लूँगा, अभी मैं कह रही हूँ हाँ ठीक है मैं क्लास पढ़ा लूँगा, लेकिन अगर मेरे पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको किसी तरीके से CSET की परीक्षा, जितने भी परीक्षार्थी बैठेंगे और जिन्होंने भी यहाँ अभ्युदय के माध्यम से कोचिंग लिया उन्हें पास करना है, तो मेरी क्या बन जाती है जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी। आई विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो। अकाउंटेबिलिटी यानी कि मेरी जवाबदेही है कि मैं जवाब दूंगी कि अगर मैंने क्लास ली थी तो ये सारे के सारे बच्चे पास क्यों नहीं हुए। आई हैव टू गो थ्रू अ काइंड ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। I have to be asked, inquiry must set up against me that you are accountable for all these things. You have to explain the term why all these students they did not go through the CSET examination. तो responsibility उन्होंने ली and accountability, तो ये दोनों चीज़ें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के साथ में इंक्लूड की जाती है। उसके साथ में आता है एक वर्ड और आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये कहा आपसे कि इंटरपर्सनल जो स्किल्स होती है, इंटरपर्सनल, ये अपने आप में एक जो शब्द है वो साइकोलॉजी का शब्द है, मनोविज्ञान का शब्द है,
वैज्ञानिक शब्द है मन का विज्ञान, उसका शब्द है। तो इसके साथ में एक और चीज़ आता है जिससे कि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, वो वर्ड है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इफ़ यू आर हैविंग ऑल दीज क्वालिटीज़ विच आई हैव मेंशन्ड बिफोर, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, आप बहुत ज़्यादा दक्ष हैं बोलने में, आप सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्वालिटी है, अगर किसी भी सिचुएशन में आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, तो ऑल दीज स्किल्स आर अ वेस्ट, आर अ शीट वेस्ट, वो बिल्कुल बर्बाद। सारी स्किल्स अगर आपके अंदर केस स्टडी आपको दी जाती है, और केस स्टडी जिस समय आप सॉल्व कर रहे होते हैं इंटरव्यू के समय, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सच एंड सच प्रॉब्लम इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू आंसर, आपको आंसर करना। तो आप अगर उस समय स्ट्रेस में आ गए कि मेरे से ये पूछा जाएगा, जैसे अभी आपने मुझसे कहा कि मैडम ये सारी चीज़ें तो बाद में, पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग तो बता दीजिए, तो अगर मैं स्ट्रेस में आ जाऊँ, स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाऊँ, तो मेरी जितनी भी पढ़ाई लिखाई है वो सब बेकार, मेरे अंदर जितनी भी और पावर्स है वो सारी बेकार। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, ये सारी विशेषताएं आपस में एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि एक के अभाव में दूसरी बिल्कुल बेकार। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, एंड देन वी कम टू सेल्फ मैनेजमेंट। इफ वी आर हैविंग अ गुड लॉजिकल पावर, देन वी विल टेक अ राइट डिसीजन एट ए राइट टाइम। इसको कहेंगे सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड, कि आपके अंदर सारी शक्तियां हैं लेकिन उनको एक अनुपात में, एक रेशियो में यूज करना है, नहीं तो सब लोग क्या बन जाएंगे, हिटलर बन जाएंगे और नेपोलियन बन जाएंगे। they are the successful persons of the world. People praise them, no, people are not praising, rather they are having कि उनके अंदर हिटलर शाही, कोई और व्यक्ति अगर आपके ऊपर अपना एक अधिकार जमाने लगता है तो आप उसके लिए क्या कहते हैं कि वो हिटलर है। तो इसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मैनेजमेंट। ये स्किल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल्स, एंड ऑल दीज स्किल्स दे आर वेरी वेरी एसेंशियल। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इन स्किल्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डेवलप करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमें इन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना है, क्योंकि इनके अभाव में हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बिखर जाएगी। इसीलिए कभी कभी इन इंटरपर्सनल स्किल्स को लाइफ स्किल्स भी कहा जाता है, एंड दे आर हैविंग अ साइक्लिक वे। लाइफ स्किल साइक्लिक वे होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्किल डेवलप होती जाती है। इफ़ यू आर हैविंग अ हॉबी टू रीड, then you will have a good logical power. If you are having the good logical power, then you must be having, or you will soon develop the good analytical power. If you develop the good analytical power, then you will ensure good decision making and good problem solving attitude. And then if all these things are there, then you will have the good leadership qualities. You will lead the community, you will lead the society, and you will lead the whole nation. All these things will be there. आपके एग्जामिनेशन में आपसे केस स्टडी नहीं पूछी जाएगी, आपसे कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो आपसे पूछी जाएंगी कि इस टर्म को या सामाजिक संपर्क साधने की जो विशेषता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से सिद्ध की जा सकती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू। जो डेफिनेशंस कुछ हैं ऐसी जो मैं आपको एक PDF भेज दूँगी सर को आपके, तो उस PDF में कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ इससे रिलेटेड MCQs भी हैं। अगर मेरा मौका लगा तो मैं आप लोगों को प्रिंट आउट दे दूँगी, हैंड आउट्स दे दूँगी, और उसमें से आप डेफिनेशंस प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी का सब्जेक्ट है, और ये मेरे इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में नहीं आता है, कम्युनिकेशन वाले। ले लीजिए भाई जल्दी से, नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगा।
Okay, I have to go to the next chapter after a break of 5 minutes, I think so. 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं हम लोग. इसके दौरान आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ पूछना है आप लोगों को. डेफिनेशंस आई गिव यू, है ना, दैट इज फॉर श्योर दैट आई गिव यू सर्टन डेफिनेशंस. एंड डायरेक्टली वी आर कमिंग टू कम्युनिकेशन स्किल्स, और जिसे हम कहते हैं संचार के साधन. और कम्युनिकेशन संचार, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संचार या संप्रेषण, है ना. बहुत सारी चीज़ें इसमें निहित होती हैं. 5 मिनट सिर्फ मैं आपको ब्रेक दूँगी, और 5 मिनट के बाद अगेन विल स्टार्ट. चारों की बातचीत